नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। आज उन 5 बड़ी खबरों के बारे में हम बात करेंगे जो देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी रही है। तो सबसे पहले बात भदोई से करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के भदोई जिले की औराई तहसील में 2 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के समय पंडाल में अचानक से आग लग गई थी। तो पंडाल में आग लगने का तांडव देखने को मिला था। तो हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। तो जबकि 66 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। तो उधर घटना को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का जायजा लिया, संज्ञान लिया। तो सीएम योगी ने जांच के बाद अधिकारियों से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तो आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। भदोई में धू धू कर जला गुफा जैसा दुर्गा पूजा पंडाल। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की गई जान। आग लगने के बाद पंडाल में मची भगदड़। घटना से पूरे गांव में पसरा मातम। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। अधिकारियों को दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। भदोई के नरथुआ गांव में दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 66 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लगने से मौके पर 3 घंटे तक चीख पुकार और भगदड़ के हालात बने रहे। घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग मृतकों के परिजनों के घर पहुंचकर सांत्वना दे रहे हैं। पुरुषोत्तमपुर गांव की रहने वाली जयदेवी अपने परिवार के कई सदस्यों के साथ रविवार की रात दुर्गा पूजा पंडाल में गई हुई थी। तभी पंडाल में आग लग गई। हादसे में जयदेवी और उसके 2 नातियों की मौत हो गई। जयदेवी के पति ने बताया कि उनकी पत्नी के साथ उनकी 3 बहू, नाती और नातिन दुर्गा पूजा पंडाल में गए थे। उन्होंने बताया कि पत्नी और एक नाती की मौत अस्पताल में हुई, जबकि एक नाती की मौत घर पर हुई है। एक पत्नी थी, 3 बहू, 4 नातिन, 5 नात। किसकी मौत हुई है? वाइफ की हो गई है और एक नाती नवीन कुमार का, एक सुजल सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ की कैसे मौत हुई? सिद्धार्थ का तो एकदम ठीक था भैया, सुबह तक ठीक था। क्या बताएं कैसे हो गया, भगवान कोप गए, नहीं तो एकदम ठीक था। अस्पताल सिद्धार्थ को हाँ, सुई दवाई हुआ, घर लाए और एकदम ठीक था। आग में आरती समय था, आरती के समय पे वो आग लगा हुआ है और अचानक बस शुरू होना था आरती, उस समय वो आग ऊपर से किसी ने फेंक दी। आप वहाँ पर थे? हाँ, हम स्वयं थे वहाँ। हम भाग गए वहाँ से, निकले, बांस तोड़ के निकले वहाँ से। हम कितने लोग उस पंडाल कम से कम लगभग 200 थे। आपके कौन कौन से लोग थे? आपके साथ कौन कौन से लोग थे? हमारे साथ में हमारा खाली हम अपना था, अपने घर वाले, और हम एक छोटा लड़का था हमारे साथ। हादसे की जांच के लिए गठित एसआईटी ने मामले की रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि पंडाल के अंदर विद्युत वायरिंग नियमों की अनदेखी की गई थी। जिस मटेरियल से पंडाल का निर्माण किया गया था, वो मटेरियल भी आग पकड़ने वाला था। एसआईटी की जांच में पता लगा है कि हैलोजन की तपिश से आग लगी थी। मामले में डीएम ने बताया कि 2 महिलाएं और 3 बच्चों की इस हादसे में मौत हुई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले में दुर्गा पूजा आयोजक समिति की बड़ी लापरवाही सामने आई है। समिति के अध्यक्ष बच्चा यादव समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो फाइंडिंग आई है उसमें इसके 2 भाग हैं। पहला ये कि जो लाइट का प्रयोग किया गया, हैलोजन लाइट्स का, जगह में काफ़ी भीड़ और लोग होने की वजह से, और क्योंकि उनकी हाई पावर रहती है, हाई वोल्टेज रहती है, उससे गर्मी जो प्रोड्यूस हुई, उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल था उसने आग पकड़ी और उसके बाद ये हादसा हुआ। दूसरा इसमें जो ये निकल कर आया कि इसमें कहीं ना कहीं जो यूजेज किया है इलेक्ट्रिसिटी का और उसका, उसमें लापरवाही रही है। 135 विद्युत अधिनियम में
जो आयोजक हैं उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो हमारी SIT की टीम है उसने इसमें जांच की है और जो हमारी फोरेंसिक की फील्ड यूनिट की जांच है टीम है उसने भी गहनता से जांच की है और कुछ नमूने उठाए हैं। और साथ ही जो FSL वाराणसी की जो रीजनल टीम है फायर फोरेंसिक की, उसको भी हमने अवगत करा दिया है। शीघ्र ही हमने इसको प्रोटेक्ट किया है, शीघ्र ही वो टीम भी आके जांच करेगी और जांच के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना को तुरंत संज्ञान लेते हुए नाराजगी जाहिर की है। सीएम योगी ने डीएम और पुलिस के उच्च अधिकारियों से जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद मंत्री अनिल राजभर ने BHU ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। मंत्री अनिल राजभर ने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पूरी घटना का संज्ञान खुद श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और उनके निर्देश पर ही मैं भी और भदोही और आई के स्थानीय विधायक माननीय दीनानाथ भास्कर जी, हम सब लोग अभी कपिल चौरा गए थे, वहाँ से अभी ट्रामा आए हैं, ट्रामा से अभी BHU और BHU से फिर दीनदयाल जाएंगे पांडेपुर। घटना दुखद है, लेकिन सरकार ने और खुद मुख्यमंत्री जी जिस बात को लेकर चिंतित हूँ, तो कहीं कोई गुंजाइश छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं। दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया। रविवार शाम करीब 8 बजे जैसे आग लगी तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। घटना के करीब 20 मिनट बाद दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना पर भदोही और ज्ञानपुर से भी दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग से झुलसे बच्चों की चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। भदोही से इंडिया वॉइस के लिए चंद्र बालक राय की रिपोर्ट। तो भदोही दुर्गा पंडाल में आग का तांडव देखने को मिला, तो कई लोगों की इसमें जान भी गई है, तो कई लोग इसमें झुलसे भी है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संज्ञान लिया है। मंत्री लोग ट्रॉमा सेंटर पहुंच रहे हैं, घायलों से उनका हालचाल जान रहे हैं। तो वहीं SIT की टीम भी गठित की गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, प्रियम पाठक। तो प्रियम, SIT की टीम को गठित किया गया है, रिपोर्ट भी पहुंच गई है, अब आगे की कार्रवाई का क्या? बिल्कुल बबीता, देखिए कल जिस तरीके से भदोही में दुर्गा पंडाल में ये पूरा एक अग्निकांड हुआ और उसमें जो है 5 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हुई है, कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। उसके बाद अब साफ तौर पर इस पूरी घटना की जांच के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से देर रात ही दे दिए गए थे। खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना पर जो है अपना संज्ञान लिया और नज़र बना के रखा। मंत्री अनिल राजभर को उन्होंने आदेशित किया कि वो तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे, वहाँ पर जाएँ और हर संभव मदद जो है जो लोग घायल हैं उनको हर संभव मदद जो है वो उपलब्ध कराई जाए। इस बात के उन्होंने सख्त निर्देश जो है वो जारी किए थे। इसके साथ ही आज उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी जिले के पुलिस कप्तानों, जिलाधिकारियों को कि वो अपने अपने जिलों में इस बात को सुनिश्चित करें कि जहां पर भी दुर्गा पंडाल लगाए गए हैं, जहां पर भी इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं, वहां पे इन सभी चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। जो मानक हैं उनका पूरी तरह से वहां पे ख्याल रखा जाए। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, जो भक्त पहुंचते हैं, उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाए। उसमें किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना की जाए, कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो। और अगर इस तरीके की कहीं पर कोई लापरवाही होती है तो उसके लिए साफ तौर पर जिला प्रशासन जो है वो जिम्मेदार होगा। इस बात के सख्त तौर पर हिदायत कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। इस घटना में भी जो लोग घायल हुए हैं उनको बेहतर इलाज उपलब्ध हो, उनको किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, इस बात के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए थे। लेकिन प्रियम, अक्सर यही देखा गया है कि जब तक बड़ी घटना नहीं हो जाती, बड़ा हादसा नहीं हो जाता, तब तक पुलिस प्रशासन की आंखें नहीं खुलती है, लापरवाही देखी जाती है। क्योंकि स्थानीय लोग भी कई बार ये कह चुके हैं कि वहां पर जब अनुमति ली गई थी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर क्यों नहीं थी। तो एक लापरवाही ये भी है, क्योंकि अगर वहां पर कमेटी की लापरवाही भी थी तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही सामने आई है। बिल्कुल बबीता, देखिए भदोही का जो ये पूरा अग्निकांड हुआ है उसमें
SIT का गठन किया गया। SIT ने अपनी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंपी है। देखना होगा इस रिपोर्ट में क्या इन बातों का जिक्र किया गया, क्योंकि जितनी लापरवाही कमेटी की है, जो लोग इसका आयोजन कर रहे थे, उतनी ही लापरवाही जो है, उतनी ही जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बनती है जिन्होंने उसकी अनुमति दी थी। अगर अनुमति दी गई थी तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्यों नहीं मौजूद थी, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के क्यों नहीं इंतजाम किए गए थे, क्यों नहीं इन बारीकियों की जांच की गई थी। आखिर अब जो है जब ये घटना हो गई है उसके बाद जांच करने का क्या मतलब रह जाता है। वो हर बार की तरीके से है कि सरकारी तंत्र का घूमना शुरू हो जाता है, एक जांच कमेटी गठित कर दी जाती है और किसी को दोषी बना दिया जाता है, तो इस तरीके के आरोप जो हैं वो लगने लगते हैं। लेकिन असलियत ये है, सवाल ये सबसे बड़ा अहम उठता है कि आखिर क्यों नहीं इसको लेकर प्रभावी पहले से ही तैयारियां की गई थी। आखिर जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, उन्होंने इस पूरी मामले की जांच करने के निर्देश दिए। तो देखना होगा क्या जो संबंधित अधिकारी हैं जिनके क्षेत्र में ये पूरा जो है कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, तो क्या अनुमति लेकर कार्यक्रम हुआ था, और अगर अनुमति नहीं ली गई थी तो फिर ये कार्यक्रम कैसे हो रहा था। तो इन सभी चीजों की जांच देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रियम, क्योंकि जांच तो हो रही है, SIT की टीम ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है और साथ ही साथ जो कमेटी है जिनकी लापरवाही इसमें देखी गई है उन पर भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इतने बड़े हादसे के बाद क्या पुलिस प्रशासन अभी भी जाग पाता है या फिर नहीं। प्रियम, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो भदोही से खबर थी जहां पर पंडाल में अचानक से आग लग गई। तो बताया जा रहा है कि वहां पर मटेरियल ऐसा था जहां पर जिसकी वजह से ये आग लगी है। तो जब लाइटें वहां पर थी, जो हैलोजन वहां पर जल रही थी, उसकी गर्मी से, उसकी तपिश से जो है पूरी आग जली और जिसके बाद बहुत सारे लोग इसमें झुलसे और कई लोगों की इसमें मौत हुई है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। तो आपको बता दें कि मुलायम सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। तो तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद मुलायम सिंह को ICU में शिफ्ट कराया गया था। अब उनका हेल्थ अपडेट सामने आया है, तो आइए आपको भी दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। इस नारे के साथ यूपी की सियासत में पदार्पण करने वाले मुलायम सिंह यादव राजनीति का वो चर्चित नाम है जिसने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। इस समय उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की रविवार को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अभी उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। नेताजी की तबीयत अचानक बिगड़ने से सपा कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ गई है। वरिष्ठ नेता हो या सपा का आम कार्यकर्ता, सभी पार्टी संरक्षक के जल्द स्वस्थ होने की कामनाएं कर रहे हैं। इंडिया वॉइस भी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। इसी बीच आइए नजर डालते हैं कि कैसे इटावा के गांव सैफई से निकलकर उन्होंने राजनीति में नए कीर्तिमान स्थापित किए। 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई में जन्मे थे। 1967 में पहली बार विधायक बने थे। 1989 में पहली बार यूपी के CM बने मुलायम। आगरा से की थी पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई। बचपन में पहलवान बनने का सपना देखते थे मुलायम। नेताजी के नाम से समर्थकों में मशहूर हुए। गठबंधन सरकार में देश के रक्षा मंत्री भी रहे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआओं और कामनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। चाहे सपा नेता हो या फिर विपक्षी दलों के नेता, सभी उनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। आने वाले 24 घंटे मुलायम सिंह यादव के लिए बेहद मुश्किलों भरे बताए जा रहे हैं। हालांकि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में पहले से सुधार बताया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 में इटावा के सैफई में हुआ था।
मुलायम सिंह यादव का राजनीति में दबदबा आज भी कायम है। मुलायम सिंह यादव ने महज 15 साल की उम्र में ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर नहर रेट आंदोलन में भाग लिया था, जिसके बाद वो पहली बार जेल भी गए थे। नेताजी 1967 में पहली बार जसवंत नगर सीट से विधायक बने थे। 1977 में पहली बार यूपी सरकार में मंत्री बने और 1989 में पहली बार मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम बने। मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री और 1 बार देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव को पहलवान भी कहा जाता है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पहलवान बने, लेकिन वो पहलवान से नेताजी बन गए। मुलायम सिंह यादव राजनीति के साथ साथ कुश्ती के दांव पेच भी जानते थे। मुलायम सिंह यादव के पिता सुधर सिंह उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे। मुलायम सिंह यादव अपने छात्र जीवन में पढ़ाई के साथ साथ कुश्ती प्रतियोगिता में भी भाग लिया करते थे। मुलायम सिंह यादव नेताजी सियासत का वो चेहरा है जिसने कुश्ती के अखाड़े के साथ साथ राजनीति के अखाड़े में भी अच्छों को पटकनी दी है। उम्र के इस दौर में खास हो या आम, अपना हो या फिर राजनीति का धूर विरोधी, सभी केवल यही दुआ कर रहे हैं कि अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी देने और राजनीति में अपने विरोधियों को शिकस्त देने के माहिर मुलायम बीमारी को भी गच्चा देकर जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो कल मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है और तब से लेकर अब तक सभी यही दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाए और जल्द ही घर वापसी करें। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो प्रियम, कल मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी थी और आज पता चला कि हालत अभी स्थिर है, लेकिन अभी भी वेंटिलेटर पर है। बिल्कुल बबीता, देखिए कल शाम मुलायम सिंह यादव का जो स्वास्थ्य था वो अचानक से ज़्यादा खराब हुआ, जिसके बाद उनको गुरुग्राम के मेदांता में जो एडमिट थे तो उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया और वहाँ पर उनका विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में जो है इलाज चल रहा है। फिलहाल जो मेदांता की तरफ से हेल्थ बुलेटिन मुलायम सिंह यादव को लेकर जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन अभी भी वो खतरे में हैं। आने वाले अगले जो कुछ घंटे हैं वो उनके लिए काफ़ी कठिन है और वो काफ़ी निर्णायक जो हैं वो घंटे होने वाले हैं। तो ऐसे में सभी लोग उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर, उनके बेहतर होने को लेकर जो है वो दुआएं कर रहे हैं। जगह जगह पर हमको देखने को मिल रहा तस्वीरें, जगह जगह पर यज्ञ हो रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, नमाज पढ़ी जा रही है, चादरें चढ़ाई जा रही हैं कि जल्द से जल्द मुलायम सिंह यादव वापस उनके बीच में आए, क्योंकि करोड़ों उनके समर्थक हैं जो उनको चाहने वाले हैं, चाहे वो आम हो या फिर खास हो। सभी लोगों के बीच में नेताजी की एक ऐसी छवि थी जिसको सभी लोग अपने बीच में देखना चाहते हैं और शायद इसीलिए अगर आप देखें तो कल जैसे ही इस बात की लोगों को जानकारी हुई कि नेताजी का स्वास्थ्य बिगड़ा है और हालत गंभीर है, जिसके बाद उनको अस्पताल में एडमिट किया गया, तो बड़ी संख्या में लोग जो थे वो अस्पताल पहुंचने के लिए जाने लगे। तो जिसके बाद समाजवादी पार्टी को भी जो है बाकायदा अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके लोगों से अपील करनी पड़ी कि नेताजी आईसीयू में एडमिट हैं, उनकी हालत गंभीर परंतु स्थिर है अभी, तो अस्पताल ना आए, चूँकि अस्पताल के अंदर लोगों को आने की अनुमति नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ क्राउड नहीं इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन एक बड़ी संख्या है ऐसी मुलायम सिंह को चाहने वालों की जो वहाँ पर पहुँच रही है। अखिलेश यादव खुद वहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वो वहाँ पर नेताजी के साथ में मौजूद हैं और सभी लोग जो है इस बात को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी मुलायम सिंह जो हैं वो उनके बीच में वापस आएँ। लगातार उनका प्रयास किया जा रहा है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। तो प्रियम, कितने डॉक्टर्स की टीम, कितने डॉक्टर्स हैं जिनकी निगरानी में उन्हें रखा गया है और डॉक्टरों का इस पर क्या कुछ कहना अब तक? देखिए अभी तक जो मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि मुलायम सिंह यादव की जो तबीयत है वो गंभीर है लेकिन स्थिर है। एक डॉक्टरों का, एक्सपर्ट डॉक्टरों का जो पैनल है वो पूरा उनके लिए रखा गया है। प्रियम, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक मेहमान हमारे जुड़ गए हैं, एसपी सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। तो जानना चाहेंगे क्योंकि नेताजी की तबीयत लगातार जो है खराब बताई जा रही है, हालांकि अभी स्थिर है लेकिन अभी भी वेंटिलेटर पर है।
तो मुलायम सिंह यादव की तबीयत अभी भी जो है हालांकि स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अभी भी वो वेंटिलेटर पर है। तो डॉक्टर लगातार उन पर निगरानी बनाए हुए हैं, उनकी जो हालत है उसका लगातार जायजा लिया जा रहा है। तो वहीं पूरा परिवार भी वहीं पर एकत्र हुआ पड़ा है। सभी लोग यही मनोकामना कर रहे हैं, सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जल्द ही स्वस्थ होकर घर वापस आ जाए। हालांकि पहले भी वो कई बार बीमार पड़े हैं, कई बार वो मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, लेकिन हर बारी यही हुआ है कि वो दूसरे दिन ही डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गए थे। लेकिन जिस तरह का डॉक्टरों का कहना है कि इस बार जो है काफ़ी गंभीर उनकी हालत लग रही है, तो कब तक उन्हें डिस्चार्ज होंगे, कब तक उन्हें घर के लिए छुट्टी दे दी जाएगी, तो ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। सभी लोग लेकिन लगातार उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, प्रार्थना की जा रही है, हवन हो रहे हैं, और सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जल्दी से स्वस्थ होकर वापस आ जाए। तो वहीं पर कहा जा रहा है कि आवास पर भी उनका सन्नाटा मचा हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में हादसों पर सियासत चरम पर है। तो हादसों के बाद सभी पार्टियों के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो कानपुर में हुए हादसे को लेकर हमारे संवाददाता ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। कानपुर में हुई घटना को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि घटना खराब सड़कों की वजह से हुई। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, जिस तरीके से कानपुर की घटना हुई है उसको लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि ये वजह जो है बहुत दुखद है। उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने और हमारे सभी सरकार से जुड़े हुए लोगों ने बहुत गहरा दुख जाहिर किया है। और हम सबको संवेदना है से पीड़ित परिवारों से, जिनके परिवार के कोई भी सदस्य इस दुर्घटना के कारण से चले गए हैं। सरकार की ओर से कुछ राहत राशि और जो घायल थे उनके चिकित्सा व्यवस्था के लिए प्रबंध किए गए हैं। और ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, ट्रैक्टर को लोगों को बड़ी संख्या में लेकर के आने जाने का माध्यम बनाने की जगह अगर ट्रैक्टर को सामान की ढुलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं ना हो, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने भी अपील किया है। और लगातार सरकार के माध्यम से प्रयास होगा। और जो भी दुर्घटना हुई उसका हम लोगों को बहुत गहरा दुख है और पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना। ट्रांसफर पोस्टिंग पर उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ी संख्या में घूसखोरी हुई, जिस वजह से ये सब हादसे होने, लोग फील्ड पे अफसर नहीं जा रहे। आज मेरा ये कहना है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और श्री अखिलेश यादव जी भी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और श्री मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं। और आज उस परिवार के सामने मुलायम सिंह जी के अस्वस्थ होने के कारण से एक चिंता है, और उनको ही नहीं पूरे प्रदेश को चिंता है। लेकिन इस समय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक आखिरी सवाल, उपचुनाव होना है, गोला गोकर्ण सीट जो खाली हुई थी 3 नवंबर को, उस पर उपचुनाव की घोषणा होगी, इसको लेकर क्या? हमें विश्वास है कि हम फिर वहाँ पर कमल खिलाएंगे। वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जिनका दुखद निधन हो गया था। तो चुनाव आयोग जब कोई सीट रिक्त होती है तो चुनाव का ऐलान करता है। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार भी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ऐसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो घटना हुई है उसको नहीं होना चाहिए था और उसको रोकने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे कि कानपुर हादसे में उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है। तो ये था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के मौर्य द्वारा बोला गया बयान, दिया गया बयान। चलिए अब आपको सुनाते हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस पर क्या कुछ कहा है। जो हादसा कानपुर में हुआ है बहुत दुखद है और अभी भी जानकारी पूरी नहीं मिली है कि आखिरकार कितने लोगों की जान गई है। बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है और सुनने को ये मिल रहा है कि जब वो ट्रैक्टर आ रहा था, सड़क सकरी थी कई दिनों से और बारिश की वजह से सड़क में कटान हो गई थी, गड्ढे थे, कहीं उसकी वजह से भी ट्रॉली पलट गई और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ, कई जाने गई। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन परिवारों की मदद करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। लेकिन जो
तो कानपुर हादसे पर आपको बयान सुना रहे थे अखिलेश यादव का। तो जिस तरह से बीजेपी सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है, शोक व्यक्त किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो कई पार्टियां, हर पार्टियां इस पर अपने अपने बयान देते हुए नजर आ रही है, सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि कानपुर हादसे में कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक की लापरवाही इस पर थी, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई है। तो वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि अगर रोड सेफ्टी इंजीनियर और जो ठेकेदार होते हैं या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं, अगर इन सभी पर अगर रोड बनाते हुए वो ध्यान देते तो ये बड़ा हादसा नहीं होता। कि सड़क गड्ढों की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसके शिकार इतने लोग हुए हैं। एक साथ एक ही गांव से इतनी अर्थियां निकली है। तो जिस तरह से त्योहार मनाते हुए लोग खुशी में त्योहार मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में मातम मनाया गया। तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जो झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड के 24 में से लगभग 20 जिले के नक्सल प्रभावित देश है। तो इसमें से 8 जिलों को अति नक्सल प्रभावित माना जाता है। ऐसे में इस बार राज्य सरकार पहली बार पहल कर रही है, जिसमें यह तय किया जा रहा है कि राज्य से नक्सलवाद का खात्मा किया जा सके। तो कई चरणों में ऑपरेशन चलाकर पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्रवाई तेज कर दी है। डीजीपी झारखंड इस मामले में क्या दावा कर रहे हैं, चलिए आपको भी सुनाते हैं। जो ऑपरेशंस हुए हैं वो तो ऑपरेशन डबल पुल हुआ, जिसके फलस्वरूप ऑपरेशन ऑक्टोपस सफलतापूर्वक संचालित किया जा सका और बड़ा पहाड़ पर जो कार्रवाई हुई इन सभी पे इस ऑपरेशन में जैसे ही पुलिस बल वहाँ पे पहुंची तो माओवादियों ने पुलिस बल को लक्ष्य करके फायरिंग शुरू की। जवाब में हम लोगों ने भी फायरिंग की है। दोनों ही पक्षों के बीच में काफ़ी देर तक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद माओवादी वहाँ से भाग खड़े हुए। जब हमने वहाँ पे सर्च अभियान चलाया तो हमें वहाँ से 1 इंसास राइफल, 4 इंसास की मैगजीन, 1 इंसास LMG की मैगजीन, लगभग 200 राउंड जिंदा कारतूस एवं अन्य कई सारे दैनिक उपयोग की सामग्री। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जो रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही थी, उस समय नक्सली लोग या तो क्षेत्र छोड़ चुके थे, झारखंड छोड़ चुके थे, या वो छोड़ गए थे। आज स्थिति ये हो गई है और इतना मनोबल बढ़ गया है कि वो दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का कहीं न कहीं मौन समर्थन प्राप्त है, इसलिए ये स्थिति हो रही, अन्यथा ऐसा नहीं होता। चलते अगली खबर की ओर, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले की SIT जांच कर रही है। तो वहीं ADG लॉ एंड ऑर्डर के V मुरुगेशन ने खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकिता से 400 सवाल पूछे गए हैं। V मुरुगेशन की माने वो अंकिता हत्याकांड में वैज्ञानिक साक्ष्यों को जुटा रहे हैं। पुलिस सारे एंगल में जांच कर रही है। हमारे ऑलरेडी हमारी जो केसेस में इफ आई एम करेक्ट 201 IPC ऑलरेडी अट्रैक्टेड है, विच इंक्लूड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। अब उस पे है कि हमारे सामने जो किसी का भी स्टेटमेंट है, किसी का ऐसा एविडेंस आ रही है, तो वी विल इंक्वायर, वी विल टच अपॉन, वी विल इंक्लूड इट इन आवर इन्वेस्टिगेशन। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में SIT की जांच चल रही है। तो कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। तो वहीं ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन ने खुलासा किया है। तो कई खुलासे हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।